हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपको दिख रहा है रासायनिक संयोग के नियम, और नोटिफिकेशन भी आपको गया होगा कि आज जो डिस्कस करने वाले हैं क्या है, रासायनिक संयोग के नियम है। तो सबसे पहले सब लोग आ जाइए, जल्द से जल्द आ जाइए। सब लोग को हेलो हाय, सबको नमस्कार, सब लोग को गुड इवनिंग, सब लोग को ढेर सारा प्यार। शिष्ट हम तो एग्जाम पूर्व पर ही पढ़ते हैं, वहां बात नहीं होती। अच्छा, बात जहां होती है तो आप लोगों की बातों में आते हैं या फिर टीचर्स की बातों में? टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को सुनिए ध्यान पूर्वक, है ना। हाँ, ध्यान पूर्वक जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए। आप कमेंट पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप बातों में उलझ जाते हैं तो आप कमेंट पे ध्यान मत दीजिए भाई। जो कमेंट आ रहा है बच्चों को, जो कमेंट बार बार कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनकी कमेंट का ध्यान ही मत दो। सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनो बस। तो फटाफट आ जाइए सब लोग। आज हम कक्षा 11 की जो केमिस्ट्री है, जो कक्षा 11 के बच्चे हैं उनके लिए आज क्या है, आज तीसरा लेक्चर है भाई। क्या है क्या है क्या है क्या है आज जो है, आज ये टॉपिक जो आपका है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यानी कहने का मतलब है सर आज सुमित सर की क्लास नहीं हो गई, आज श्रेया बच्ची आज नहीं हो पाई, उनकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं हो पाई है, थोड़ा सा कल भीग गए थे इस वजह से। वो क्लास कल लेंगे आपका, आप उनकी चिंता मत करिए। ये फटाफट कक्षा 11 के बच्चे आ जाए जल्द से जल्द, है ना। आज मैथ की क्लास नहीं हो पाई है, हाँ तबीयत उनकी खराब हो गई इसलिए। हाँ, मेरा नाम सचिन। अच्छा चलिए, बहुत अच्छे बाबू सचिन जी। हाँ, सब लोग आ गए हैं। माई लाइफ पीयर नाइस, अभिषेक त्रिपाठी जी कह रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, जो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है ना। आइए फटाफट एक बार कमेंट करिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास तक अच्छे से जा रही है? क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास तक अच्छे से जा रही है? जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छे। क्या मेरी आवाज आप लोगों के अच्छे से जा रही है? क्लियर जा रही कि नहीं जा रही है? चलिए, ठाकुर जी बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, आप उनकी बातों का जवाब मत दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, वो अकेले शांत रहेंगे, अभी अपने आप शांत हो जाएंगे, है ना। उनको पढ़ने से मतलब है आपको कि हम नहीं जानते हैं बाकी बच्चों से। देखिए, अगर आप बाकी बच्चों की तुलना कर रहे हैं, बाकी लोगों को देख रहे हैं कि भाई यहाँ बात कर रहा है वो, मैं नहीं आऊंगा उसकी वजह से, तो समझिए फिर आप बेकार हैं। आपको भीड़ में से निकलना, हीरे की तरह चमकना है। और चमकेंगे कब? जब भीड़ को इकट्ठा नहीं करोगे, मतलब भीड़ को हटाओगे, चीरते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे जाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान दोगे तब आगे बढ़ पाओगे। और ये कहोगे कि नहीं भीड़ में मैं जाऊंगा, वो खड़ा है लाठी लेकर के और बगल में उधर से खड़ा है, उधर से ये खड़ा, मैं कैसे जाऊंगा? तो मेरा रास्ता जहां साफ है मैं वहां से जाऊंगा, तो पता चलेगा आप जिंदगी भर साफ है खोजते रह जाओगे। अरे एक बार भीड़ को चीरने की आदत डालो, शेर की तरह चीरते हुए, दहाड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश करो। जिस दिन ये हौसला बुलंद कर लोगे, जिस दिन ये जज्बा आ जाएगा आपके अंदर, उस दिन आप चीर के भीड़ को निकल जाओगे और एक हीरे की तरह लास्ट में जाके चमकते हुए दिखाओ दोगे। तब वही भीड़ कहेगा कि हाँ वो तो निकल गया, तब उनको समझ में आ गया। नहीं, आपको निकल करके उनको सीख देना चाहिए कि देखो मैं चीर के निकला, मैं बातें नहीं किया, मैं समझ के पढ़ाई किया। चाहे जहां हो, आप कहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई जरूरी नहीं कि मैं बोलूंगा कि सिर्फ आप पर्सनल यहां पढ़िए, नहीं। आप क्या है, जहां भी आपको अच्छा लगे, लेकिन अच्छा लगेगा कब? जब आप मन से पढ़ोगे तब, है ना। ज्यादातर बच्चे जानते हैं क्या होता है, उनके दिमाग में ये आता है, मैं बात ही कर लेता हूं थोड़ा सा, उनके दिमाग में ये आता है भाई फी, है ना। अगर फी जहां है ना, फी जहां पेड़ है वहां क्या करते हैं, कंसंट्रेट रहते हैं। भाई मैं जमा किया हूं पैसा यार, नहीं तो मेरा डूब जाएगा, ये उनकी सोच में आता, पढ़ते पढ़ेंगे। लेकिन जहां फ्री होता है, इसी का थोड़ा सा उल्टा फ्री होता है, वहां क्या होता है, नो पेड होता है। और वहां टीचर्स केवल प्यार से आपको कहता है कि बाबू पढ़ो ध्यान से, और समझाने में कोई दिक्कत नहीं रखता है। आपकी बातों को भी देखते हैं, सुनते हैं, सारी चीजें बताते हैं, वहां समझाने में कोई कसर नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्या है, ये है ना, ये दिमाग में आपके आता है। तो जिस दिन ये दिमाग में बना रहेगा उस दिन समझो कि फिर बेकार हो। जहां आप अपने ज्ञान को इससे तौलना शुरू कर दोगे भाई, इससे तौलना शुरू कर दोगे, उस दिन समझो फिर दिक्कत हो जाएगी।
उस दिन आप भीड़ को चीर करके निकलने की आदत नहीं डाल रहे हैं। उस दिन आप समझ जाइए कि एक आसान सा रास्ता खोजे हैं कि चलो भाई इसको मैं दिया हूं तो मेरा रास्ता साफ रहेगा। नहीं, जो रास्ता इसमें चलाएंगे आपको वही रास्ता इसमें भी चलाएंगे, बस केवल आपको सोच का फर्क है। पता ये होता है कि नहीं होता है? वॉइस प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बताओ जल्दी से, क्या वॉइस मेरी प्रॉब्लम आ रही है? बताओ जल्दी से। हम तो स्टार्ट करेंगे भाई। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? बताओ, आवाज जा रही है क्लियर? इतनी चीजें मैं चिल्ला दिया यार, क्या दिक्कत हो? देखो अब डूब गया, मेरा चौपट हो गया। अब आवाज जा रही है आपकी? मेरी आवाज अब जा रही कि नहीं जा रही है? सर रात में नींद आता है, मुझे भी आता है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब बच्चे अगर इसी तरह जज्बा पैदा कर लें कि सही सर मैं क्लास लूंगा, मैं पढ़ूंगा मन लगा के, बहुत अच्छा है ना? तो आइए देखते हैं। हाँ चलिए आ जाओ लाइव जी। अभिषेक जी करे ब्रो तुम वहां नहीं आते ब्रो, यहाँ आओ ब्रो, आराम से मैं समझाता हूं आपको। इस बात को हटाइए, जिस बात पे चर्चा करनी है उस बात पे आते हैं। क्या भाई, हमें रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम में क्या क्या होता है? सबसे पहले रासायनिक संयोग के नियम, कई नियम है वैज्ञानिकों ने मिल करके। केमिकल जो आपका है, जो एडिशन जो लॉ होता है, उसमें क्या है, बहुत से वैज्ञानिकों ने मिलकर के नियम दिया। जैसे कि आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, अवोगाद्रो नियम है ना, गैलुसैक का नियम, ये सभी नियम क्या रासायनिक संयोग के अंतर्गत आते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। यस सर आ रही है, क्लियर है? चलिए क्लियर है तो भाई अच्छी बात है। हम एक एक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हम एक एक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, है ना? एक एक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे भाई, है ना? क्लियर है? हाँ चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या भाई आपको डिस्कस क्या करना है? डिस्कस यही करना है कि आपका जो रासायनिक संयोग का नियम है उसमें कौन कौन से नियम आते हैं। ढेर सारे नियम है ना? ढेर सारे नियम है। चलिए इंग्लिश भी लिख दें? हाँ इंग्लिश भी लिख देते हैं। सर करें इंग्लिश भी लिख दीजिए, है ना? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अरे भाई आज नहीं जिद करोगे तो कब जिद करोगे भाई मेरे? अभी सो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो सोवत हो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, ये आपने कहानी सुनी होगी, है ना? ठीक ओके, हाँ आ रही है। इसमें आपका पहला नियम जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है पहला नियम? पहला नियम जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी मास कंजर्वेशन लॉ। क्या है? मास कंजर्वेशन लॉ है। इसके बारे में क्या क्या होता है, इसके बारे में कैसे होता है, देखते हैं कौन कौन से वैज्ञानिक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपने सुना होगा कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या द्रव्यमान क्या होता है भाई? संरक्षित रहता है। और जब द्रव्यमान संरक्षित रहता है तो इसका मतलब है कि भाई क्या होगा, आप बताओ हैं? अब क्या होगा सर? कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर अभी है भाई, है ना? पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका भाई, पहला चैप्टर है। कौन आ रहा है? आने दो, अभी नहीं आना है ना? पहला चैप्टर आपका है। इसका मतलब है कि हमें कौन सा चैप्टर देखना है। क्या एग्जामपुर पर? कोई बात नहीं, एग्जामपुर पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ हम पहले जो बता रहे हैं उसको देखो, है ना? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अगर बात की जाए, है ना? अगर इंग्लिश की भी बात की जाए, इंग्लिश की भी बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में देखना है। तो इसके बारे में क्या होता है, देखिए सीधा सीधा क्या लिखा है, द्रव्यमान संरक्षण, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है ना। जैसे लग रहा है कोई बहुत दूर है, अच्छा है ना सर आपा इतनी रात, अच्छा इतनी रात को पढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, लगे रहो। तो अगर आप लोग लगे रहो ऐसे 200-300 की संख्या में तो पूरी रात पढ़ाऊंगा यार, जज्बा आएगा एक जज्बा, लेकिन मन से पढ़ो तब है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इसमें क्या द्रव्यमान संरक्षण जो आपका है, इसमें वैज्ञानिक थे, लोमोनोसाव नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1957 ईस्वी में क्या किया, इस नियम का प्रतिपादन किया। लेकिन इसको किसने किया, सिद्ध किया, एक लैंडोल नाम के वैज्ञानिक थे और एक उनके दोस्त थे, है ना, लोमोनोसियो करके वो थे। वो आपस में दोनों लोगों ने क्या किया, लेवोसिए और क्या है लैंडोल, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इंटर की क्लास कितने टाइम आएगी, इंटर की क्लास आज नहीं आ पाएगी बाबू, है ना। हाँ इसी टाइम पर दिल्ली क्लास, हाँ इसी टाइम पर मेरी क्लास चलती है। चलिए आगे देखते हैं। लोमोनोसाव नामक वैज्ञानिक ने क्या किया भैया, सन 1956 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया। क्या, लोमोनोसाव, लोमोनोसाव नामक वैज्ञानिक ने सन 1956 ईस्वी में, है ना, इसका प्रतिपादन किया। क्या, इसका प्रतिपादन किया लेकिन जानते हो, दो लोगों ने मिलकर के इसे बाद में सिद्ध किया। फिर इन्होंने केवल खोजा लेकिन सिद्ध किसी ने नहीं किया था, इन्होंने भी नहीं सिद्ध किया था, केवल बताया था। लेकिन दो लोग मिलकर के क्या किए, सिद्ध कर दिए, है ना, लेवेसिए और उसके बाद क्या थे, एक लैंडोल्ड, है ना, ये थे। तो यहां से परंतु किंतु बट, है ना, परंतु लेवोसिए और लैंडोल्ड ने बाद में इसे सिद्ध किया। क्या, सिद्ध किया। भाई ये बहुत जरूरी है, क्या किया इन्होंने, बाद में इन्होंने सिद्ध किया। इनको मैं डब्बे में बंद कराऊं क्योंकि ये मेन जरूरी है। सिद्ध किसने किया, इन्होंने किया। अब इस नियम के अनुसार क्या बात आती है, इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार भाई देखते रहो, द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। हाँ चलिए बहुत अच्छे। क्या है, द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। सर यू आर वेरी बेस्ट टीचर, बहुत अच्छे सुमित बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मन लगा के लगे रहिए, मैं लगा रहूंगा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। नींद आपको आती है, मुझे भी आती है, लेकिन मुझे देखो, मुझे देखो, पानी कभी कभी पीता हूँ, नहीं पानी भी नहीं पीता मैं यार, पढ़ाने के लिए सिर्फ आपको देख करके। यहाँ जज्बा जब देखता हूँ बच्चों को तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चों का डीमोटिवेट होना देख लेते हैं, अचानक से गिरना देख लेते हैं, तो दिक्कत आ जाता है ना। टेल मी, ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है? नहीं, ये चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना। सानू बच्ची, ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुए 4 दिन हो गए, मतलब कहने का ये चौथा लेक्चर है। चौथा लेक्चर आपका है रासायनिक संयोग का नियम, ये पहला चैप्टर है ना। हाँ, द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से इसमें जो आपका आता है, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है,
नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बस इतनी सी बात है। बताओ ये समझ में आया? किसने भैया? लोमोनोसाव ने 1956 ईस्वी में क्या किया? इसका प्रतिपादन किया, लेकिन दो लोग मिलकर के उसको सिद्ध किए। क्या थे? लेवोसिए और क्या थे? लैंडोल्ड थे, है ना। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसे सिद्ध किया और कहा कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हर केस में द्रव्यमान क्या होता है? क्या होता है भैया? क्या होता है? आपका द्रव्यमान संरक्षित रहता है यार, है ना, कंजर्व्ड रहता है। चलिए बच्चों आपस में बतियाना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, परिवर्तन किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहां बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी सही बात है। अभी हाँ सही है, आ गया सर, ओके चलते हैं आगे। हाँ सर सही है ना, ये बातें ये तो पुरानी क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जाए, बिल्कुल सोनी सिंह बहुत अच्छे। चलिए ओके आगे चलते हैं। आगे चलें, अगली स्लाइड ले लो भाई, नई स्लाइड ले। तो इसको ऐसे रहने दो, एक एक करके, है ना, एक एक करके रहने देते हैं। दूसरा हेडिंग क्या है आपका? दूसरा हेडिंग क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, है ना। चलिए बहुत अच्छे, शुक्रिया आपका, खुश रहो गुप्ता जी। दूसरा हेडिंग क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, है ना। स्थिर अनुपात का नियम क्या हुआ भाई? स्थिर अनुपात का डेफिनिट, है ना, प्रोपोर्शन, सीधा सीधा क्या? डेफिनिट प्रोपोर्शन। हाँ एग्जांपल आप लिख सकते हैं H2Cl2 डॉट मतलब इक्वल टू 2HCl, है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है? इसमें भी देखते हैं जेएल नामक पुरुष ने क्या किया भैया? इसका प्रतिपादन किया, है ना। जेएल नामक पुरुष यानी जेएल पृष्ठ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इसका प्रतिपादन किया और इसमें क्या कहा वो बात देखते हैं। क्या कहा, है ना, क्लियर है? हाँ सुनना ध्यान से, है ना। आप कौन सी क्लास में वो बातें शुरू है इन लोग की? देखिए ये सब 12 वाले शायद हैं, 11 वाले बच्चे ध्यानपूर्वक सुनना आप लोग केवल, और बाकी कोई नहीं सुनेगा, है ना। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या होगा भाई। इसका प्रतिपादन जे एल पृष्ठ, जेएल पृष्ठ ने सन 1767 ईस्वी में किया था। 1767 ईस्वी में किया था, और जब किया था तो क्या कहा था देखते हैं, है ना। स्थिर अनुपात का नियम है, ध्यान देना। क्या कहा? जब किया था तो क्या कहा था भैया? सन 1700 किसमें? 1767 ईस्वी में इन्होंने किया। बिल्कुल 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 सर, आप लोगों की क्लास कब चलती है? हमारी क्लास तो ऐसे टाइम पे चलती है, 10 बजे से ही चलती है भाई, है ना। 10 बजे से ही चलती है भाई, 10 बजे से ही चलती है। हाँ क्या भाई? 10 बजे से ही चलती है। हाँ सही है सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ इस नियम के अनुसार क्या होता है? अब आगे बात आती है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम
के अनुसार है ना, कोई भी यौगिक, ध्यान से सुना है, इन्होंने क्या कहा समझाने के लिए, हाँ अच्छा जिनको बात करना है वो भाग जाओ गुस्से से बोल रहे हैं, है ना। देखिए इनका नियम क्या कहा था कि प्रत्येक यौगिक, कोई भी रासायनिक यौगिक हो, अगर उसे किसी भी माध्यम से बनाया जाता है तो उसमें तत्वों का जो अनुपात होता है उनके परमाणु भार को सदैव सेम आता है, सदैव समान आता है। तो इनका यही कहा कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, है ना, प्रत्येक रासायनिक यौगिक, है ना, चाहे जिस विधि से, किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, रासायनिक यौगिक किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, है ना, विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, है ना, बनाया या प्राप्त किया जाए, तो भैया क्या होगा, है ना, तो प्रत्येक अवयवी तत्वों का अनुपात जो होता है ना, या तत्वों का, हाँ 1767 ईस्वी में, 1767, हाँ लिखे हैं, सही है, 1767 ईस्वी में सर गुरु लिसन, बताओ स्मार्टी साहिल जी क्या सुनना है आपकी बातें, दिक्कत क्या है, जल्दी बताइए बाबू, जल्दी बता दो मेरे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना, जल्दी बताओ आपका जो है सुनने वाली बात क्या है ना। हाँ बताइए जल्दी से, आप कुछ कह रहे हैं स्मार्टी साहिल जी, हर्ष मिश्रा, हाँ हर्ष मिश्रा, साहिल चीप है सब स्कूल के बच्चे हो क्या लग रहा है। चलिए क्या भाई बोला, है ना, यानी कि इसमें किया जाए तो इसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात, है ना, तो इसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, इसीलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा गया, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए कि सर एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल आपका यही है कि सपोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना रहे हैं, है ना, किसी भी माध्यम से बना रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या भाई, हर केस में क्या आएगा, CO2 आएगा, हर केस में CO2 आएगा, हर केस में CO2 आएगा। अब चाहे इसकी मात्रा मैं ज्यादा कर दूं, चाहे 2 बार करूं, चाहे 3 बार करूं, चाहे 4 बार करूं, या फिर दुगना कर दें, 3 गुना कर दें, तब भी तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान का अनुपात होगा क्या होगा बाबू, सर आप ठीक है, हर्ष मिश्रा कह रहे हैं सर आप चरित्रवान हो कि नहीं वाह भाई हर्ष बाबू, वाह 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 वाह, मुझे देख लो ऐसे, यहीं से देख लो जैसा भी लग रहा हूं आपको भाई। बाकी बच्चे कमेंट कर दो मेरे बारे में, बता दो भाई हर्ष मिश्रा को, है ना, हर्ष मिश्रा को बता दीजिए मेरे बारे में। बाकी बच्चे जो हैं पुराने बच्चे भी होंगे हमारे, है ना। अच्छा स्मार्टी साहिल गुस्से से बोल रहे हैं, हर्ष शांत हो जाओ। चलिए तो इसमें तत्वों का जो अनुपात होगा, देखिए तत्वों का अनुपात आपका 2 तरह से आता है, क्या है, आप एक बार कह सकते हो कि भाई कार्बन की संख्या क्या है भाई 1 है, और हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन कितनी बार है 2 बार है, तो आप बोलोगे कि सर 1:2, है ना, ठीक है बोलोगे, ठीक है आपकी कहना गलत नहीं है, बोल दिए। यहां भी बोलोगे तो यहां भी आपका क्या आएगा भैया, एक कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, यहां भी बोलोगे सर इसका अनुपात 1:2, लेकिन इसमें तत्वों का अनुपात के अलावा आपको परमाणु भारों का भी अनुपात करना बहुत जरूरी है ना, परमाणु भारों का अनुपात करना बहुत जरूरी है ना। चलिए बहुत अच्छे, अभी जी बहुत अच्छे, अभी अवस्थी, पेट दर्द कर रहा हो गया।
अब इसमें हमें परमाणु भार निकालना। परमाणु भार इसका अनुपात सदैव समान होगा। जैसे कार्बन का भार है ना, अब परमाणु भार का अनुपात, परमाणु भार का अनुपात है ना। अब देखिए कार्बन का भार कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एक का क्या होता है 16, तो इसमें कितने लोग हैं 32 लोग हैं। 16 और 32 सॉरी 12/32, यानी इसका अनुपात कितना है 12/32 आ गया। 12/32 अनुपात आया है। और अगर आपको और भी कुछ देखना है, इसमें और भी अगर ऐड करना है और भी समझना है, तो आप यही कह सकते हो कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा 12 ग्राम कार्बन रहेगा और क्या 32 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा हमेशा। यानी कि यहां से आप ये चीज बोलोगे भैया इसी नियम में कि 44 ग्राम CO2 में है ना सदैव 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम 16 करें 32 ग्राम, ऑक्सीजन 2 बार है ना, 32 ग्राम क्या होगा 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। सदैव ये बात होगी। इसी अनुपात को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। हाँ बहुत अच्छे, एक लाइक करो ठीक। हाँ मोल मोलारिटी गुणे वॉल्यूम, ठीक है सर, मोल बराबर मोलारिटी गुणे वॉल्यूम, हाँ होता है क्योंकि मोलारिटी बराबर क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम होता है ना। हाँ ठीक हो गया। अच्छा हर्ष कह रहे हैं सर आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, अच्छा इसीलिए पूछ रहे थे। मैं हमेशा चाहे कितना भी दुख हो ऐसे रहता हूं। हो गया, आगे चलते हैं। आगे देखो पढ़ाने के लिए बस समझ गए ध्यान से, स्थिर अनुपात का नियम समझ गए ना। स्थिर अनुपात का नियम समझ में आ गया बाबू, स्थिर अनुपात का नियम समझ में आ गया आपको? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हो गया। अच्छा हर्ष मिश्रा आप कह रहे हैं कि सर हंसते हुए अच्छे लग रहे हैं इसलिए पूछ रहे थे। चलिए अगला देखते हैं क्या भाई, अगला क्या है गुणित अनुपात के नियम। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पागल हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं बस पढ़ाने के लिए है ना। चलिए गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देते हैं। अगला स्लाइड ले लेते हैं नया। नई स्लाइड में क्या हेडिंग रहेगी हमारी अब की बार, तीसरी, यानी तीसरी हेडिंग क्या है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम है ना, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल प्रोपोर्शन, सीधे है ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन लिख सकते हैं ना। हाँ सर एक बार और ब्रांड वीडियोस एक बार और है ना। सर मेरे कुछ प्रश्न हैं, बताओ प्रजापति बच्ची बताओ जल्दी से। हाँ लॉ ऑफ एक्टिव मास पढ़ चुके सर, बिल्कुल पढ़ चुके है ना। सक्रिय द्रव्यमान अभी नहीं पढ़ना, अभी हम आगे आएंगे देखते हैं क्या होता है। हाँ हम पूरी रात पढ़ाएंगे, अगर बच्चे लगे रहे तो पूरी रात। हर्ष मिश्रा कह रहे हैं पूरी रात पढ़ेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे। अच्छी बात है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल एंड प्रपोर्शन, इसको देख लो भाई। इसमें जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 ईस्वी में इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। कैसे पूछा आपसे, ये क्या सीमा प्रजापति बच्चा आपने कौन सा कमेंट किया, कहां गया भाई ये कमेंट। आपको सवाल, जो भी सवाल है सर, मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न कौन सा है, प्रश्न आपका ये है कैसे पूछें आपसे, ये क्या। अच्छा ठीक है
आगे आते हैं। तो जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा भैया कि 1803 ईस्वी में इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया, और इसके हिसाब से क्या क्या कहा गया वो बताते हैं। ध्यान से पहले कमेंट करते रहो कि सर हाँ अच्छा है, समझ में आना चाहिए बस, है ना। ठीक ठीक हो गया। क्या लिखेंगे? जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने भैया क्या किया? आप कमेंट रुक जाता है अचानक। अच्छा यहां से हो गया। ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ इसका प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में किया था, है ना। किया था भाई, किया था। तो जब किया था तो इसके अनुसार क्या होता है, इन्होंने कहा कि जब दो तत्व आपस में, क्या कहा? जब दो तत्व, है ना। बातें बाद में बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए पूरी तरह से। टॉपिक हम पूरा पढ़ करके ही हटेंगे यहां से, अभी नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। इंग्लिश और हिंदी ये तो लिख रहे हैं ना, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अरे भाई इसका बाद बोल दो ना, प्रतिपादन कर रहा है। डिस्कवरी ऑफ जॉन डाल्टन, है ना, कहाँ किया था? 1803, है ना, 1803 में किया था भाई, 1803 में किया था। इस नियम के अनुसार, क्या भाई बोला मैं? इस नियम के अनुसार, इस नियम, है ना, के अनुसार, है ना, जब दो तत्व, क्या कहा भाई? सर जो व्यक्ति प्रसन्न हो रहता है वह ईमानदार होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, वांट टू केमिस्ट्री बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, आर यू वांट टू, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो हम चाहेंगे क्यों नहीं भाई। आपकी चाह पे हमारी चाह टिकी है ना। चलिए क्या हुआ इसमें, क्या ध्यान पूर्वक सुनना भाई, कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके, है ना, एक से अधिक यौगिक बनाएंगे तो क्या होता है, उनमें भी क्या होता है, एक नियम होता है, मतलब एक अनुपात रहता है, एक स्थिर अनुपात होता है उन दोनों तत्वों का, है ना, जिसकी संख्या बढ़ती है आपस में। तो क्या होता है? हाँ आइए पहले लिखते हैं कि जब दो तत्व यानी कि आपस में क्या करते हैं भैया, संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व, है ना, आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, अधिक यौगिक बनाते हैं, तो भाई सुनना ध्यान से, समझ में आ रहा है ना। सर आपको नींद नहीं आती? हम भी इंसान है यार। कह रहे सर आपको नींद नहीं आती? हम भी इंसान है भाई, आती है, थक जाते हैं, थकान भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बस यही है ना। अबाउट सॉल्यूशन प्लीज सर, कौन सा सॉल्यूशन देना भाई आपका, कौन सा सॉल्यूशन है? स्मार्टी साहिल बाबू बताओ जल्दी से, है ना। सर टेल्स मी अबाउट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन देना है, कौन सा उत्तर देना है ना, बताइए जल्दी से, हम उत्तर देने के लिए तैयार है भाई, है ना। तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से भाई क्या होता है, दूसरा तत्व संयोग करता है। भाई स्मार्टी साहिल बताइए, आप साहिल जी बताइए जल्दी से। मुझे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास करनी है, किसी से करूं क्या? किससे करूं भाई? हिंदी और इंग्लिश थी यहाँ तो चलती है, पूरा सब्जेक्ट चल रहा है। साहिल भाई आपको कब से बोल रहे हैं, सुन लो प्लीज, है ना। हम सुन रहे हैं, साहिल की आवाज हम सुन रहे हैं। साहिल जवाब दें, क्या चाहिए भाई? दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है। अच्छा, प्रभु प्रजापति बता दिए, उसका डिफिनेशन सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहे थे। नहीं वो डिफिनेशन नहीं, वो दूसरा कुछ पूछ रहे हैं, है ना। हाँ
चलिए, अभी इनकी आवाज नहीं आई है, मैं आगे देखता हूं। कक्षा 12 चैप्टर 2, हाँ सॉल्यूशन में क्या दिक्कत है आपको बाबू? कक्षा 12 चैप्टर 2 यानी कि दूसरा चैप्टर जो विलेन है, उस विलेन में आपको प्रॉब्लम क्या है बताइए जल्दी से, है ना? तब तक मैं इसको धीरे धीरे लिखता रहूं, है ना, धीरे धीरे लिखता रहूं, ठीक है। तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से, है ना, क्या लिखेंगे? तब एक तत्व, है ना, एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, है ना, क्या है भाई? यही है। स्मार्टी साहिल का भी कोई प्रश्न नहीं आया, केवल चैप्टर के बारे में उन्होंने बोला, तो चैप्टर के आगे कुछ नहीं कहा। हाँ सर, आप सारे टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, कौन सा टॉपिक छूटा बाबू बताओ तो जल्दी से। सॉल्यूशन में कौन सा टॉपिक छूटा है ना? हाँ बताइए। द्रव्यमान से, इसको लिखते रहे, बताइए जल्दी से। संयोग करने वाले, अगर आपका न्यूमेरिकल ना लगता हो उतने टॉप पढ़ाए हुए पूरे से तो बताइए, है ना, बताइए जल्दी से। स्मार्टी साहिल जी कौन सा टॉपिक, और आपके न्यूमेरिकल क्या उससे फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं, ये भी बताना, है ना। संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में, है ना, एक सरल या गुणित अनुपात होता है। सरल या गुणित अनुपात होता है, सरल या गुणित अनुपात होता है। अब मैं यहां से एग्जांपल दे रहा हूं, लो, इन्होंने कह दिया भाई कि अगर दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो बनाने के बाद उसमें एक तत्व के समान द्रव्यमान से अगर दूसरा तत्व संयोग करता है तो उसमें क्या होता है भाई? उस तत्व के परमाणु द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है या गुणित अनुपात होता है। बस इतनी सी बात है। हम अमोनिया और क्या देखेंगे, क्या है? सर टाइप ऑफ कोलाइडी सोल्यूशन। ए बाबू, कोलाइडी सोल्यूशन जानते हो स्मार्टी साहिल? वो आपको पृष्ठ रसायन में मिलेगा, है ना, सरफेस केमिस्ट्री में मिलेगा। कोलाइडी विलयन वहां पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत है उसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, यहां नहीं पढ़ाया जाएगा, विलयन में नहीं पढ़ाया जाएगा। विलयन में यानी सॉल्यूशन में आपका कोलाइडी सॉल्यूशन नहीं है। आपका कोलाइडी सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा आपका पृष्ठ रसायन में, है ना, जो कि आपका 5वां चैप्टर, हाँ 5वां चैप्टर है, पृष्ठ रसायन पढ़ाया जाएगा। पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री में जब पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहां कोलाइडी विलयन पढ़ाया जाएगा। जब वहां नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप कहना सर नहीं पढ़ाया है ना। चलिए, हाँ प्रिंस यादव जी कह रहे हैं सर जल्दी करिए, महुआ भी नहीं जाना। अरे आंधी तूफान में कहो मत जाओ, पेड़ उड़ गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, पेड़ गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिल करके दो तरह का यौगिक बनाएगा, है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके क्या है भाई? दो तरह के यौगिक बनाते हैं, दो तरह का यौगिक बनाता है। कौन कौन सा? पहला अमोनिया और दूसरा क्या? हाइड्रोजीन, है ना। हाइड्रोजीन जिसे बोला जाता है N2H4, ये होता है हाइड्रोजीन। इसका नाम क्या? हाइड्रोजीन, और उसका नाम क्या है? अमोनिया। मैं नाम लिख दूं? मैं नाम लिख दूं भाई, नहीं दिक्कत हो जाएगा। ये क्या है? अमोनिया है, और ये क्या है? हाइड्रोजीन है। ये है हाइड्रोजीन। इसमें बात की जाए अगर नाइट्रोजन का द्रव्यमान, है ना, यहां नाइट्रोजन लिख दो, यहां हाइड्रोजन लिख दो, यहां सारणी बना दो। नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा भाई? नाइट्रोजन का द्रव्यमान यहाँ क्या है? 14 है, एक बार है ना। हाइड्रोजन कितना है? 3 बार है। यहां नाइट्रोजन कितनी बार है? 2 बार है, तो 14 दूनी 28। इसे 28 लिखो या फिर 14 लिखो,
या 14 लिखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन हमारा कितना है, 4 बार है ना, 4 बार है कि नहीं है ना। तो जब 4 बार ये है, अगर मैं 2 से इसको भाग देता हूं तो 4 बार है, इसलिए ये 14 आ गया, और 2 से भाग देंगे तो ये 2 आ सकता है, या 2 है ना। तो ये 2 आया। अब इन दोनों का जो अनुपात देखेंगे तो सरल एक अनुपात है कि नहीं है। यानी ये कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे 2 तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनके एक तत्व के समान द्रव्यमान से जो दूसरा तत्व संयोग करता है उसके द्रव्यमान में एक सरल या गुणित अनुपात होता है। तो यहां से देखा जाए कि नाइट्रोजन यहां भी, नाइट्रोजन यहां भी, नाइट्रोजन का भार यहां भी 14 है, नाइट्रोजन का भार यहां भी 14 ही है, क्योंकि 2 से अगर काट सकते हैं, 2 करने 2, 2 दूनी 4, 14 यहां है, लेकिन हाइड्रोजन 2 बार है। अब यहां हाइड्रोजन 3 बार, यहां हाइड्रोजन 2 बार। जब दोनों को देखा गया तो एक सरल अनुपात है भाई 3:2, या गुणित अनुपात है 1 का 3 बार, 1 2 बार, 1 3 बार। तो ये क्या है, एक सरल अनुपात है या फिर गुणित अनुपात का नियम कहलाएगा। क्लियर। हाँ हाइड्रोजीन, हाँ हाइड्रोजीन आपका क्या है, N2H4 हो गया, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं भाई। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है, तुल्य अनुपात का नियम। हाँ तुल्य अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम आइए देखते हैं। हाँ फ्री है कि पैसा पेमेंट करना है। विद्याकुल है, फ्री है भाई। विवेक सिंह विद्याकुल फ्री है, मैं वहीं तो हूं। ये क्या लिखा है, सर मेरे कुछ प्रश्न हैं जो बड़े हैं इसलिए मैं लिख नहीं सकती। तो भाई सीमा प्रजापति बताइए क्या किया जाए आपका, आप टॉपिक बताइए किस टॉपिक का है प्रश्न, तो मैं फिर उसके ऊपर कुछ विचार दूं, है ना। हाँ सर इस रूल को दोबारा रिपीट करिए मनोज जी। इन्होंने कहा, किसने, जेएल पृष्ठ, किसने, जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन 1803 ईस्वी में कहा इन्होंने कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब 2 तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें एक तत्व के समान द्रव्यमान से दूसरा तत्व जब संयोग करता है तो उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, सरल होता है या गुणित होता है। तो वही अनुपात क्या है, सरल गुणित अनुपात या गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को हमने उठा लिया, नाइट्रोजन मिला हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ने मिला नाइट्रोजन से, एक बार बनाया अमोनिया और एक बार बनाया हाइड्रोजीन। अमोनिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या है, 14 ग्राम और हाइड्रोजन का 3 ग्राम। हाइड्रोजीन में देखेंगे तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 4 ग्राम। लेकिन ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ 28 की जगह पे 14 ग्राम आ सकता है और 4 ग्राम की जगह 2 ग्राम आ सकता है। यानी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 ग्राम, यानी यहाँ भी 14 ग्राम, यहाँ भी 14 ग्राम। तो दोनों का द्रव्यमान समान है, और जब समान हो गया तो हाइड्रोजन वहां भिन्न है, इन दोनों को देखा गया तो हाइड्रोजन एक सरल अनुपात में आया, 3:2। बिल्कुल। हाँ इसी पार्ट के हैं, बताओ प्रजापति बच्ची इसी पार्ट के हैं, कौन सा चैप्टर है भाई बता दो जल्दी से, है ना। चलिए आप तब तक तीसरा हेडिंग, तुल्य अनुपात का नियम। इसमें किसने आया था, जेवी रिस्टर ने आया था, 1792 ईस्वी में आए थे। हाँ अभी महुआ अभी महुआ भी नहीं जाना है ठीक, आगे नोट हो गया। मैं अगली स्लाइड, ये क्या कर रहा हूं मैं, अगली स्लाइड लेने के बजाय पीछे कर दिया। अगला है चौथा, तुल्य अनुपात का नियम, है ना। तुल्य अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम क्या है भैया, जेएल रिश्ते रासायनिक संयोग के नियम पर है। कौन सा सवाल है भाई, कौन सा सवाल है, रासायनिक संयोग के नियम पर। सीमा प्रजापति कह रही हैं नियम पर है मेरे सवाल, रासायनिक संयोग के नियम पर। इसी में से कौन सा हेडिंग अभी भी जो हमने बताया है, क्या इसी में से कोई हेडिंग है, चलिए बताइए जल्दी से, क्या इसी में से कोई हेडिंग है भाई, तब तक मैं लिखता रहूं, है ना। जेएल रिस्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था भाई, इसका प्रतिपादन किया था। जेबी रिस्टर थे, है ना, जेबी रिस्टर थे, क्या बनते, जेबी रिस्टर थे। चलिए देखते हैं,
जेबी रिस्टर नामक वैज्ञानिक ने, है ना, रिस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1700, सन लिखे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सन 1792 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया। प्रतिपादन किया। यहाँ कुछ स्पेलिंग हमको कुछ लग रही है, स्पेलिंग में कुछ लग रहा है, रिस्टर, रिचटर होगा, हाँ सही है। इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या कहा, सर डाउट का एक सेशन चलाइए। हाँ बिल्कुल चलाएंगे बाबू, हम डाउट का एक सेशन चलाएंगे। प्लीज ब्लॉक कर दीजिए एक अजय को। सर निशाद अंसारी जी करें, सर अजय को ब्लॉक कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कहा इस नियम के अनुसार क्या कंडीशन बनता है। इस नियम के अनुसार है ना, दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जब किसी तीसरे तत्व की समान मात्रा से संयोग करते हैं तो क्या होता है भाई, है ना। हाँ तो फिर सब संयोग करते हैं तो क्या होता है, कमेंट करो फटाक से, देखते हैं याद है कि भूल गए हो, है ना। चलिए अच्छा, अभी तो जंग चल रही है संयोग करते हैं भाई तो क्या होता है। हाँ ठीक, तो उन दोनों का एक स्थिर अनुपात होता है, सीधा सीधा। तो उन दोनों का आपस में एक नए यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है। आपस में एक नए यौगिक में एक नए यौगिक में निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात होता है तो जरा देखना, एग्जाम्पल देख लो बस, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपका क्या है कि सपोज दैट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं। क्या, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन एक बार इससे संयोग किया फिर एक बार इससे संयोग किया, है ना। तो दोनों बार जब क्रिया किया ये, तो पहली बार में क्या बना भाई, एक काम करो यहीं से डायरेक्ट मैं तीर बना दूं, एक इधर एक किधर। पहली बार में जब कार्बन ऑक्सीजन से संयोग किया तो क्या बना, CO2, और दूसरी बार जब हाइड्रोजन से संयोग किया तो क्या बना भैया, CH4। इन दोनों में क्या है, कार्बन की मात्रा क्या है, समान है, 12 ग्राम यहाँ भी 12 ग्राम यहाँ, यानी कार्बन क्या है भाई 12 ग्राम, क्या है 12 ग्राम। परंतु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्राएं क्या है, भिन्न है। क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्राएं जो वो भिन्न भिन्न है। तो भाई जब भिन्न भिन्न है तो इसकी देखते हैं कितना होगा, है ना। का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, अगर अनुपात बात करें इन दोनों का,
तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है भाई यहाँ 16 दूनी 32 ग्राम, 32 ग्राम हो गया। तो ये हो गया 4 के 4, 4 8 32, यानी 1:8। ध्यान से सुनना, 1:8 आ गया। अब इसमें अगर आया है तो इन दोनों का एक अलग यौगिक बना के देख लो, एक अलग यौगिक। तो जब हाइड्रोजन, यानी क्या, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे भाई, H2O बनाएंगे। और इन दोनों का अनुपात अगर देखें तो 2 हाइड्रोजन का हो गया और ऑक्सीजन का कितना 16, 2 करने 2, 2 8 16, यानी कितना आ गया 1:8, यानी 1:8 यहां भी आया, 1:8 वहां भी आया है। इसका मतलब यही है कि तुल्य अनुपात का नियम है। क्या है, तुल्य अनुपात का नियम है। चलिए, मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो 4 पंडित जी करें, हम आप हाल ही में कर रहे हैं। चलिए, ये क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया, किसने कहा, जेवी रिस्टर ने कहा 1792 ईस्वी में कि जब एक तत्व है ना, यानी कि जब 2 तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की समान मात्रा से संयोग करते हैं तो जो 2 तत्व किया है उस तत्व का जो अनुपात होगा उसके एक जो यौगिक बनेगा उन दोनों से अलग से, उन दोनों यौगिक में उसका जो अनुपात होगा वो सदैव समान होगा, स्थिर रहेगा। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन आपस में एक बार हाइड्रोजन से क्रिया किया, एक बार ऑक्सीजन की क्रिया। कार्बन ऑक्सीजन से किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन से किया तो मीथेन बना। इसमें कार्बन की मात्रा 1 है, यानी क्या 12 ग्राम है। यहाँ भी कार्बन की मात्रा 12 ग्राम है। हाइड्रोजन की मात्रा अलग अलग है। अगर दोनों का अनुपात देखा तो 1:8 आया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाते हैं तो इसके द्वारा बनाया गया यौगिक का अनुपात जो होगा वो 1:8 होगा। स्थिर है कि नहीं स्थिर है स्थिर है ना। चलिए, बहुत अच्छे, हाँ सही है, स्थिर है ना सारी, यानी कि ये टॉपिक स्थिर हो गया। क्या भैया, इसी नियम को हम तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं। हाँ, खत्म होने का टाइम आ गया बस। मुझे भी आज पता नहीं क्यों थकान बहुत महसूस हो रही है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, कापर बीनता हूं माइंड नहीं। चलिए, सही है। हाँ, 1:8, 1:8, 1:8। नींद आ रही है, सबको नींद आ रही है। 1:8। चलो चलो, फिर बाद में डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, है ना। चलिए, ये बताइए, कमेंट कर दीजिए, पूरा समझ में आया आपको? कमेंट कर दीजिए समझ में आया अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपको पूरा सेशन, पूरा टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से, और आपको ये पूरी तरह से पीडीएफ इसमें बन गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी तरह से, है ना। जो भी दिक्कतें हो आप बता सकते हैं, अगले सेशन में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। जे की क्लास सुबह आपकी टाइम से आएगी, जितनी टाइम केमिस्ट्री की आती है 10 बजे उतनी टाइम आएगी। तो चलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।